पत्रकारिता के इतिहास का काला अध्याय लिखा जा रहा है और हम गोदी मीडिया के उन तमाम पत्रकारों की फहरिस्त में एक नाम की चर्चा करने यहाँ उपस्थित हैं, सुरेश चव्हाण के। तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का। आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। ये वो नाम है जिसकी छवि हिंदुत्ववादी व्हाट्सएप चैनलों में अमीश देवगन से एक पायदान नीचे लल्लू वाली बनी हुई है। तो अगले 15 साल बाद इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो हिंदू अगर अल्पसंख्यक हो जाएगा तो हिंदुस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान हो जाएगा। तो उनका पूर्वज औरंगजेब कैसे हो गया? उनका पूर्वज बाबर कैसे हो गया? उनका पूर्वज खिलजी कैसे हो गया? वो अपना पूर्वज राम को क्यों नहीं मानते? अब क्योंकि इजराइल ईरान पे हमला कर रहा है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, तो सुरेश एक समुदाय के खिलाफ देश के तमाम यादवों को खड़ा करने के अपने हास्यास्पद एजेंडे को मुकम्मल करते हुए कहते हैं, इजराइल वाले यहूदी ही असली यादव हैं। लेकिन आज आपके सामने क्या यहूदी यादव है, यदुवंशी है। हमारे यादव, जो हम यदुवंशी जिनको कहते हैं, ये हैं। सुरेश वो पहले पत्रकार हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश करते वक्त भी कितने क्यूट लगते हैं। इनकी उछलकूद को देखकर लगता है कि जल्दी ही ये भाजपा से टिकट पाकर सांसद बना दिए जाएंगे। पत्रकार के भेष में सुरेश वो व्यक्तित्व हैं जिन्हें खुद गोदी मीडिया मानते हुए शर्मिंदा होती होगी। कांग्रेस के कद्दावर नेता महासचिव दिग्विजय सिंह जी से नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको आपके नाम के साथ सिर्फ दिग्विजय सिंह इसलिए लगा पाया कि मैं श्री लगाऊं, मोहम्मद लगाऊं, क्या लगाऊं, कंफ्यूज था। खत्म। ही इज लाइक अ बुल इन चाइना शॉप। खिलौना रूपी एक चैनल सुरेश को संभालने के लिए अगर नहीं दिया गया होता तो आज फोन कर कर के ओटीपी मांगकर डिजिटल फ्रॉड का काम कर रहे होते। इस वीडियो में हम थोक के भाव में नफरत की तस्करी करने वाले सुरेश चव्हाण के पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 3 साल के थे सुरेश जब आरएसएस के साथ जुड़े। यूं तो न्यूज रिपोर्टर के रूप में चव्हाण की शुरुआत आरएसएस समर्थक अखबार तरुण भारत से हुई, लेकिन चव्हाण के चर्चा में तब आए जब 12 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुरेश के जीवन का एक ही मकसद है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जैसा उनके चैनल से दिखाई पड़ता है, जिसके पीछे कई महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, जैसे सांसदी का टिकट या विधायकी का टिकट आदि आदि। सुरेश पर कई सारे मामले दर्ज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण के मामले हैं। कुछ जगहों पर भड़काऊ भाषण देने के बाद दंगे भी हुए। बावजूद इसके वो आजाद घूम रहे हैं, सरकार के बड़े बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं। 19 मार्च 2023 को एक घटना हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की जमीन पर सुरेश ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसने एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया। हिंदू राष्ट्र का दिवा स्वप्न देखने वाले सुरेश ने हिंदुओं के भीतर बिना किसी तर्क और आधार के रोहिंग्याओं का डर बिठाने का अभियान चलाया हुआ है। महाराष्ट्र में मुस्लिम विरोधी नफरत भरे भाषण देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना की शपथ दिलाकर लोगों को सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करने के लिए खुलेआम उकसाते हुए देखे गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हेट स्पीच के मामले में चव्हाण का गढ़ महाराष्ट्र रहा है और महाराष्ट्र ही आरएसएस की जन्मभूमि भी है। अब सवाल यह है कि खुद को पत्रकार कहने वाले को देश में अशांति फैलाने की इतनी छूट कैसे मिल रही है? कौन इन्हें स्क्रिप्ट सौंप रहा है जिसे पढ़कर ये उन्माद मचाए हुए हैं, और इस उन्माद से फायदा किसे हो रहा है? आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कई मौकों पर चव्हाण के साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी देखा गया है। क्यों एक ऐसे व्यक्ति के साथ देवेंद्र फडणवीस देखे जाते हैं जिसके ऊपर 9 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिस पर दंगे कराने के आरोप हैं? सिर्फ यही नहीं, साल 2016 में सुरेश चव्हाण के पर सुदर्शन न्यूज चैनल की एक पूर्व महिला कर्मचारी यौन शोषण का आरोप भी लगाती है। महिला कर्मचारी कहती है कि सुरेश चव्हाण के 2013 से लगातार उनका यौन शोषण कर रहे हैं। उनके पास 27 लाख की उनकी नकद और कुछ ज्वेलरी भी है। सुरेश ने इस महिला को शादी करने का झूठा वादा किया और कथित तौर पर महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा। चव्हाण के पर शारीरिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के प्रयास, हत्या का प्रयास, जबरन गर्भपात, आपराधिक धमकी
धोखाधड़ी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने जैसे कई मामले दर्ज हैं। जिस महिला कर्मचारी ने चौहान के पर आरोप लगाया था, इस महिला कर्मचारी ने खुद को धर्मगुरु कहने वाले आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं पर भी साल 2013 में शारीरिक दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप लगाया था। महिला ने कहा, सुरेश ने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे आसाराम के बेटे का इंटरव्यू करने भेजा, वहां भी मेरे साथ शारीरिक दुष्कर्म करवाया गया। भाजपा सरकार में किसी पर इतने गंभीर आरोप हो और वो बड़ी हस्ती न बने, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हीं कारनामों से तो लाइमलाइट मिलती है। अपने न्यूज चैनल पर ये कुछ शोज भी करते हैं, जैसे बिंदास बोल, चलते चलते और जन संसद। इन्हीं शो के जरिए ये हिंदू राष्ट्र और मनुवाद को स्थापित करने का एजेंडा चलाते हैं। ऐसा ही एक शो साल 2020 में सुदर्शन न्यूज चैनल पर शुरू किया गया, जिसे नाम दिया गया यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ के पीछे साजिश, बड़ा खुलासा। ये शो 28 अगस्त को प्रसारित होने वाला था, लेकिन 28 अगस्त 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट इसके टेलीकास्ट पर रोक लगा देती है। ऐसा क्या था इस शो में, बताते हैं। रोक लगने के बाद भी शो के ट्रेलर सोशल मीडिया पर लगातार शेयर किए जाते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और कहा कि इस मामले पर तत्काल कोई कदम उठाया जाए। फिर हुआ यूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 9 दिसंबर 2020 को एक आदेश देकर शो के टेलीकास्ट को मंजूरी दे दी और ऐसे सरकार ने कोई कदम उठा लिया। हालांकि 7 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें शो पर रोक लगाए जाने की मांग फिर से की गई। अदालत ने इस बार भी शो को रोकने से इनकार कर दिया। 91 रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स का एक ग्रुप है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप। इस ग्रुप ने सुदर्शन टीवी और उसके शो बिंदास बोल के खिलाफ गृहमंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को बताया कि शो देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति लोगों में नफरत पैदा करेगा। शो में कहा गया कि सिविल सर्विसेज में मुस्लिम समुदाय के लोग बहुतायत में आ रहे हैं, जो साफ तौर पर झूठ से प्रेरित है और देश की ब्यूरोक्रेसी को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 15 सितंबर 2020 को फाइनली बिंदास बोल के शेष एपिसोड्स को टेलीकास्ट करने पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, मामले को देखते हुए शुरुआती जांच में अदालत को ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यक्रम का इरादा और प्रयोजन मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है और मुस्लिम समुदाय को सिविल सर्विसेज में घुसपैठ की साजिश के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया हमारे एक शो को, वो भी फैक्ट पे नहीं लगाया, वो टोन पे था। मतलब उनका कहना था कि आप इसमें हिंदू मुसलमान करें। मेरा प्रश्न ही ये था कि भारतीय सिविल सर्विसेज में मुस्लिम घुसपैठ की जा रही है कुछ संस्थाओं के द्वारा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं है। जब आप कहते हैं कि जामिया के छात्र सिविल सेवाओं में घुसपैठ करने की साजिश का हिस्सा हैं, तो ये स्वीकार्य नहीं है। आप एक समुदाय को निशाना नहीं बना सकते और उन्हें एक खास तरीके से पेश नहीं कर सकते हैं। ये एक समुदाय को बदनाम करने की एक कपटी कोशिश है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को सुदर्शन न्यूज चैनल को एक आदेश जारी करना पड़ा कि वह भविष्य में ऐसे कार्यक्रम को लेकर सावधान रहें, वरना सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी वालेकुम अस्सलाम कहिए। बिल्कुल, वालेकुम सलाम कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं 33 करोड़ भगवानों को मानता हूँ, 2-4 भगवान और मेरे लिए उतने ही पूज्य है जितने 33 करोड़ है। सुरेश नवंबर 2020 में नेशनल एजुकेशन डे के मौके पर स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद पर भी निशाना साधने से नहीं चुके, जिन्हें वामपंथी तर्कशील मुसलमान के रूप में भी जाना जाता था। सुरेश ने एजुकेशन डे पर अबुल कलाम को सम्मानित करते हुए एक ट्वीट लिखा, जब कोई भारत से नहीं है तो वह भारत रत्न या भारत का शिक्षा मंत्री कैसे बन सकता है। जिस देश को अंग्रेजों और जिहादियों ने मिलकर शिकार बनाया हो, वह देश शिकारियों के नाम पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कैसे स्वीकार कर सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और आरएसएस को टैग करते हुए उनसे आग्रह किया कि वे पिछली सरकार के फैसले को बदलने पर विचार करें। सुरेश का यहां निशाना मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर शिक्षा दिवस बनाने के फैसले को रद्द करने से था। संविधान के चौथे स्तंभ के रखवाले कहे जाने वाले पत्रकार सुरेश 25 दिसंबर 2022 को जलगांव में हिंदू जन जागृति समिति के एक कार्यक्रम में 9 मई 2023 को कहते हैं कि 2% का क्रिसमस 98% पर थोपा जा रहा है। ईसाई धर्म ने हमारी बुद्धि को बर्बाद कर दिया है। ये वीडियो 9 मिनट का है, जिसे भड़काऊ भाषा की वजह से कई जगहों पर म्यूट कर दिया गया है। वीडियो में मुसलमानों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में भूमि जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए। सुरेश ने बिना किसी आधार के अपने भाषणों में मदरसों को निशाना बनाया। सुरेश की गोदी पत्रकारिता का गुणगान करती इस फेहरिस्त में अगली घटना 27 मार्च 2023 की है, जब सुरेश ने हरियाणा के फरीदाबाद में बजरंग दल के नेता और कई आपराधिक मामलों में शामिल बिट्टू बजरंगी द्वारा आयोजित हिंदू एकता रैली में भाग लिया,
जहां फिर से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया गया। सुरेश ने फरीदाबाद के निवासियों से मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया ताकि जिले में मुस्लिम आबादी में वृद्धि न हो। उन्होंने मुस्लिम विरोधी गालियों का इस्तेमाल भी किया और फरीदाबाद में फैक्ट्री मालिकों से तथाकथित बांग्लादेशी श्रमिकों को हटाने और उनके डॉक्यूमेंट्स जांच करने की मांग की। 14 अप्रैल 2023 को इस बार नफरत फैलाने वाले सुरेश का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जहां सुरेश ने मुस्लिम समुदाय पर खुलेआम हमला करते हुए कहा कि उनकी मस्जिद ये कहती है दिन में 5 बार प्रार्थना करें, उनका अल्लाह महान है, फिर हमारे महादेव हमारे भगवान कृष्ण का क्या, ये हमारे धैर्य से परे है। मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहना है। अगर मेरा भाषण नफरत भरा भाषण है तो इन मस्जिदों से जो बोला जा रहा है उनकी अजान वह सबसे बड़ा नफरत भरा भाषण है और उसके ऊपर ये मुल्ला जूते पहनकर चल रहे हैं। अगर हमारी सरकार, हमारा संविधान हमें कार्रवाई करने से रोक रहा है तो यह गलत है। वीडियो हालांकि बाद में ट्विटर ने हटा दिया, इसलिए आपको दिखाया नहीं जा सकता। अक्सर सुरेश सोशल मीडिया पर जब कोई पोस्ट करते हैं तो आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं को जरूर टैग करते हैं। क्या आपको पता है ये रिश्ता क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में अपने एक भाषण में सुरेश भारत को एक अविभाजित हिंदू राष्ट्र बताते हैं और केंद्र की मोदी सरकार से दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने और उनका नाम बदलकर हिंदू नेताओं के नाम पर रखने का भी आग्रह करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चव्हाड़के ने पिछले साल हरियाणा के नूह में हिंसा भड़कने के बाद राज्य में कथित तौर पर 2002 गुजरात मॉडल लागू करने का आह्वान किया था। सकल हिंदू समाज ने एक रैली आयोजित की थी जिसमें चव्हाड़ के मुख्य प्रवक्ता थे। अपने भाषणों में सुरेश ने मुसलमानों को शैतान बताया, मुस्लिम महिलाओं से कहा कि वे हिंदुओं से शादी करें। यदि मुस्लिम महिलाएं हिंदू पुरुष से शादी करती हैं तो उन्हें मुस्लिम समाज में प्रचलित बहुविवाह जैसी प्रथाओं से मुक्ति मिल जाएगी, उन्हें बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियां बनने से राहत मिलेगी और उनके बच्चों को खतना से छूट मिल जाएगी, महिलाओं को मनमाने तलाक से मुक्ति मिल जाएगी। बाद में उन्होंने दावा किया कि संगमनेर में भाषण देने के बाद से 10 लाख मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू पुरुषों से शादी कर ली है। इससे पहले 4 जून 2024 को लाल किले से एक वीडियो पोस्ट करते हुए सुरेश ने कहा था कि वह शहर का इस्लामीकरण रोकने के लिए संगमनेर जा रहे हैं। संगमनेर में हालात काफी खराब हैं क्योंकि शहर हरा हो रहा है, हिंदू लड़कियों के खिलाफ लव जिहाद हो रहा है और हिंदू सड़कों पर डर के साए में घूम रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, हिंदुत्ववादी ताकतों का निशाना आदिवासी और दलित भी बने रहते हैं। 20 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह में चव्हाड़के ने एलजीबीटीक्यू समुदाय पर फिर से एक भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि एलजीबीटीक्यू हिंदू परिवारों को कमजोर करने और हिंदू धर्म के मूल ढांचे को नष्ट कर रहा है। एलजीबीटीक्यू को चव्हाड़के ने सांस्कृतिक आतंकवाद करार दिया। ये देश हिंदुत्व के फांसीकरण की एक और प्रयोगशाला बनता जा रहा है। राजनीतिक कुशलता और ऐसे पत्रकारों की सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।